तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। और आज हम सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं, जो है डेवलपमेंट। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम सिंप्लीफाई करके आज कर लेंगे और कोशिश करूँगा जितना सिंपल हो सके वैसे मैं समझा दूँ। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो टॉपिक बनता है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इसको आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, दो कीवर्ड याद करने होंगे, ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। अभी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उससे ग्रो करके एक बेटर कंडीशन में आने को डेवलपमेंट कहते हैं। अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन कुछ भी है, अभी हम जैसे पुअर हैं तो उससे डेवलप करके हमें रिच बनना है, तो वो हमारी डेवलपमेंट है। हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन से अच्छी कंडीशन पे जंप करते हैं या वहाँ तक ग्रो करते हैं, तो वो डेवलपमेंट है। तो यही सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन आपको पूरे मार्क्स दिलाएगी। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। आगे बढ़ें तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बना भी है कई बार। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स कैसे होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो लेबर वांट्स हाई डेली वेजेस। एक लेबर है जिसको कम पैसे मिलते हैं, ठीक है, उसको कम पैसे मिलते हैं, तो उसको क्या चाहिए कि उसकी इनकम बढ़ जाए, उसको डेली वेजेस ज़्यादा मिले, तो वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो गरीब से अमीरी की तरफ बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ गरीबी से अमीरी की तरफ ही बढ़ा जाए, लेकिन ये उसके लिए ग्रोथ होगी, क्योंकि वो गरीब है तो उसको पैसे चाहिए, तो उसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो उसकी कंडीशन बेटर होगी, तो ये उसके लिए एक डेवलपमेंट है। अगर सेम हम यहाँ देखें, गर्ल्स वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब किसके इक्वली? गर्ल्स जो हैं उनको क्या चाहिए कि बॉयज़ के इक्वली ट्रीटमेंट मिले। तो गर्ल्स के लिए क्या होगा डेवलपमेंट, कि गर्ल्स इक्वल्स टू बॉयज़, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले या फिर सारी फ्रीडम सब कुछ इक्वली मिले, तो वो गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट होगा, वो डेवलप होंगी, वो बॉयज़ के बराबर आ जाएंगी। तो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। आगे बात करें हम, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव टू अदर्स। हमारी बुक में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, डैम और बिजनेसमैन के। ये दोनों एग्जांपल काफ़ी अच्छे हैं और ये दोनों एग्जांपल याद करने में बहुत आसान है। मैं बताता हूँ, एक आदमी के लिए डेवलपमेंट, जैसे हमारे लिए जो हम अगर अमीर हो रहे हैं तो हमारे पड़ोसी को जलन होती है, मतलब वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में जो लिखना है वो मैं बताता हूँ। डैम्स का एग्जाम्पल, अगर कहीं डैम बन रहा है तो वहाँ से जहाँ पानी जहाँ दूर दूर तक जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी। अब उस डैम के आसपास की जगहों पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो वहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो डैम के एरिया में रहते थे, जहाँ पे डैम बन रहा है उसके आसपास रिवर बैंक पे जो रहते थे, उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी, तो उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव हुआ कि उनको अपना पूरा लाइवलीहुड बदलना पड़ेगा, दूसरी जगह जानी पड़ेगी। और आसपास के विलेजेस को दिक्कत होगी कि डैम में अगर पानी भर जाए ज़्यादा तो बाढ़ आ सकती है, तो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हुआ। तो वहाँ के जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। लेकिन वहाँ जो लोग रहते थे उनके लिए वो एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में एक कदम लिया गया था। तो डैम्स का एग्जांपल आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएगा? लेबर से ज़्यादा काम कराएगा, उनको पैसे कम देगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए तो प्रॉफिट हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो लेबर्स हैं उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ा है पर पैसे में कम मिल रहा है, तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो आप समझ गए हो कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है कुछ लोग के लिए। मतलब अगर एक इंसान के लिए वो डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि पहला इंसान अगर प्रॉफिट कमाएगा तो वो दूसरे को लॉस में ज़रूर दिखाएगा, दूसरा ज़रूर लॉस में जाएगा आदमी। आगे बढ़े तो मटीरियल थिंग्स एंड नॉन मटीरियल थिंग्स। अब इसको मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या आते हैं, मटीरियल थिंग्स होते हैं आपके जैसे कि मनी, कार, हाउस, या ऐसी कोई चीज़ जिसको आप पैसों से ख़रीद सकें या जिसकी आप कोई वैल्यू लगा सकें, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं। और नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स आपकी हो गई फ्रीडम, जैसे फ्रीडम होती है, और उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद आपको लव। ये सब आपकी नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिनको आप पैसों से ना खरीद सके या जिनकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सके। और ये दोनों चीज़ इक्वल होती हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉरी, ये दोनों चीज़ आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जो मनी है उससे आप फ्रीडम नहीं खरीद सकते, और अगर आपके पास कार होगी तो आपके पास फ्रीडम नहीं है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास कार है, मनी है, हाउस है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी चोरी हो सकती है, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अगर आपके पास फ्रीडम है लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, कार ही नहीं है, तो आप बाहर कैसे जाएंगे? आपके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वाला जो पेज मैंने पढ़ाया, तो इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये।
अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को हम कैसे कंपेयर करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि कंट्री डेवलप हो रही है, इंडिया डेवलप हो रही है, यूएसए डेवलप हो रही है, आपने सुना होगा इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड है, या कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड नहीं, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग है, और यूएसए डेवलप्ड कंट्री है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये कुछ क्राइटेरियाज़ को देख के डिसाइड किया जाता है। तो उसमें सबसे मेन क्राइटेरिया जो होता है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री, मतलब टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब जो टोटल इनकम है, जैसे एक कंट्री में 1000 लोग रहते हैं और सब 10-10 रुपये कमाते हैं, तो 10,000 रुपये हो गए अपॉन टोटल पॉपुलेशन यानी कि 1000, तो 10 आई उनकी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन कितनी एवरेज इनकम है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। एक आदमी की कितनी एवरेज इनकम है, तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम निकालने का, और पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। अब बात करें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है वाई वी डू नॉट कंपेयर कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल इनकम। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अगर एग्जांपल लेते हैं हम जापान का, मैं यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, जापान में आप एग्जांपल ले लीजिए। जापान में कम पॉपुलेशन है, आपको पता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 बिलियन की पॉपुलेशन है, ये एक्यूरेट नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। मान लीजिए 5 बिलियन की पॉपुलेशन है जापान में, और हम एग्जांपल ले लें अगर उसके बाद हांगकॉन्ग का, ठीक है। हांगकॉन्ग में अगर हम देखें तो यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए आप 3 बिलियन की पॉपुलेशन है। अब अगर दोनों जगह पर हर आदमी यहाँ पे 10 येन, और जापान की करेंसी पता नहीं क्या है, तो इधर भी हम येन ही इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ भी आदमी 10 येन ही कमा रहा है, ठीक है। दोनों जगह 10-10 येन कमा रहे हैं, तो अगर हम टोटल इनकम देखें तो यहाँ पे 50 बिलियन येन हो जाएंगे और यहाँ पे 30 बिलियन येन हो जाएंगे। तो हम ऐसे देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि जापान जो है वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, पर ऐसा नहीं है। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे इनकम ज़्यादा आ रही है, ठीक है। वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट हम ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्योंकि अगर हम टोटल इनकम देखेंगे तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में उतनी ज़्यादा इनकम आएगी, पर हम इसलिए हम टोटल पॉपुलेशन टोटल इनकम नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन कितनी इनकम आ रही है, वो हमारा दिखाता है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। तो अगर हमें तो क्वेश्चन आए वाई वी डू नॉट कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल इनकम, तो इसमें लिख देंगे बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस पॉपुलेशन डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स वेरीज अ लॉट, एंड विच इज़ नॉट एन एक्यूरेट वे टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो आप इसको जो भी पॉपुलेशन है उससे रिलेट करके लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे पर कैपिटा इनकम नहीं निकाल सकते, जिससे हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, आ जाएगा। अब बात करते हैं हाउ वर्ल्ड बैंक कंपेयर कंट्रीज़। अब वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसमें वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करता है, तो वर्ल्ड बैंक कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक का क्या कहने का मतलब है? जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है वो कम डेवलप्ड है, और जिसकी बीच में ठीक ठाक है वो ठीक ठाक डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग कंट्री है अभी। तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है। वर्ल्ड बैंक जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, इन सब कहता है ये सब जाए भाड़ में, तो वो सिर्फ देखता है पर कैपिटा इनकम को, ठीक है। बात समझ गए? तो पर कैपिटा इनकम को सिर्फ देखता है। अब वो कैसे कैटेगराइज कैसे करता है? उसके लिए जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 12,056 या 12,056, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम यानी कि पर ईयर या उससे ज़्यादा थी 2017 में, उन कंट्रीज़ को कहा जाता है रिच कंट्रीज़। यानी कि 2017 में जो चेक हुआ था, जो ऑडिट सेंसस हुए थे, उसमें जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 12,056 डॉलर की 2017 में या उससे ज़्यादा थी, तो उन कंट्रीज़ को रिच कंट्रीज़ कहते हैं। जिन कंट्रीज़ की $955 या उससे कम है उनको लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं। पुअर कंट्रीज़ नहीं, लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस रिच का यहाँ पे पुअर कर देते हैं, तो पुअर नहीं, उनको हम कहते हैं लो इनकम कंट्रीज़। तो उनको हम लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं जिनकी $955 से
कम इनकम थी 2017 के सेंसस के टाइम जिन कंट्रीज़ की। तो ये जो आंकड़े हैं यहाँ पे उनको याद रख लीजिएगा, 12,056 और 955। इंडिया हैज़ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1820। यहाँ पे डॉलर साइन छूट गया है, सॉरी। हाँ, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1820 है, मतलब $1820 है, जो 2017 के सेंसस में आई थी। और इसकी वजह से इंडिया बीच में आता है, इसलिए उसको लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं। इंडिया उतना ऊपर भी नहीं है, इसलिए उसको लो रखा गया है। जैसे आप याद कर सकते हैं कि इंडिया की ज़्यादा नहीं है, 1820 है तो लो है, पर वो एकदम लो इनकम कंट्रीज़ में भी नहीं है, तो वो मिडल है। तो लो मिडल इनकम कंट्रीज़, ये आपको याद रखना होगा, 1820 और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2017 के सेंसस में कितनी थी, तो वो 1820 थी। और इंडिया को किस में कैटेगराइज किया गया है, लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में। आगे बात करें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट कंसीडर्ड एज एन आइडियल वे ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा इनकम को एक आइडियल वे क्यों नहीं माना जाता। वर्ल्ड बैंक तो उसको कंपेयर करता है, पर जो मेन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पर कैपिटा इनकम को एक आइडियल वे नहीं मानती कंपेयर करने का। क्यों, उसको मैं आप एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कंट्री ए और कंट्री बी के चार्ट दिया हुआ है। मान लीजिए कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, इसमें 5 लोग हैं। ये 5 लोग 1 2 3 4 5। अब इन 5 लोग की इनकम दिखाई गई है। पहला आदमी कंट्री ए में 9500 रुपीज़ कमा रहा है, दूसरा 10500, 9800 और 10000 और यहाँ पे 10200। और सेम दूसरी कंट्री में 500 500 500 500 48,000 ऐसी इनकम है। तो इन कंट्रीज़ की अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखें तो कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम आएगी 10,000 रुपीज़ और कंट्री बी की भी पर कैपिटा इनकम आएगी 10,000 रुपीज़। तो अगर हम इन कंट्रीज़ को फिर क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वली, हमारे लिए दोनों तो इक्वली डेवलप्ड हैं, क्योंकि हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, तो दोनों इक्वली डेवलप होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट कंट्री में देखेंगे तो लगभग हर आदमी अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, लेकिन सेकंड कंट्री अगर हम देखें, कंट्री बी, तो ये आदमी बहुत गरीब है, ये आदमी बहुत गरीब है, ये भी गरीब है और ये भी गरीब है, सिर्फ एक आदमी अमीर है। तो ये कंट्री डेवलप तो नहीं हुई ना, इसमें सिर्फ एक ही आदमी अमीर है, मैक्सिमम लोग तो गरीब हैं, पर फिर भी इसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग गरीब हैं और एक बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो बैलेंस होके एवरेज हो जाता है। तो इसीलिए जो पर कैपिटा इनकम है वो कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो डिस्पैरिटीज़ को हाइड करती है, यानी कि वो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। जितनी भी इनकम जैसे कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं कम है, इन सबको हाइड कर लेती है। तो हम पर कैपिटा इनकम में हमें लास्ट में तो सिर्फ 10,000 दिख रहा है, तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे कि ये दोनों इक्वली डेवलप्ड है, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस कंट्री में लोग ज़्यादा गरीब हैं, सिर्फ एक ही आदमी अमीर है। तो डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर लेती है, इनकम डिस्पैरिटीज़ को, जिसमें इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हाइड हो जाता है पर कैपिटा इनकम में। इसीलिए पर कैपिटा इनकम को हम एक आइडियल वे नहीं मानते कंट्रीज़ को कंपेयर करने का। इसको आंसर लिखने को तो लिखेंगे, वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन इट ऑल्सो हाइड्स डिस्पैरिटीज़, दैट इज़ इट हाइड्स हाउ द इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो उसको आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। अगर आपने स्कूल में एग्ज़ाम दिया है और फिर स्कूल में रैंक डिसाइड करनी है, किस बच्चे ने टॉप किया है, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, तो वो कैसे डिसाइड होती है। पहले आपने जो भी एग्ज़ाम दिया, जितने भी आपको मार्क्स मिले, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। फिर उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसने टॉप किया है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो कंट्रीज़ को जब रैंक किया जाता है तो उनकी जो रैंकिंग होती है उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जिस रिपोर्ट कार्ड को देख के रैंक किया जाता है उस रिपोर्ट कार्ड को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी कि कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है उस रैंकिंग को कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, हमारी बुक का इंडेक्स होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लाइन बाय लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वैसे ही कंट्रीज़ को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रैंकिंग की जाती है कि कौन कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। और क्या देख के रैंकिंग की जाती है, उनकी रिपोर्ट कार्ड।
और उनकी रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ को कंपेयर करता है उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे, और किसके और क्या देख के डेवलप करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख के उनको कंपेयर करता है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक जैसा ही है। वर्ल्ड बैंक जो था वो भी हमारा कंपेयर ही करता था, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ वर्ल्ड बैंक की तरह सिर्फ पर कैपिटा इनकम कंपेयर नहीं करता, वो कुछ और क्राइटेरियाज भी लेता है। यानी कि पर कैपिटा इनकम तो लेता ही है एंड मैनी अदर क्राइटेरियाज, अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी आप एग्ज़ाम देते हैं, मैंने अभी रिपोर्ट कार्ड का एग्जांपल दिया, तो आप एग्ज़ाम कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स का देते हैं तो उसी पर रिपोर्ट कार्ड बनता है। सेम यहाँ पे हम बहुत से अलग अलग क्राइटेरियाज पे कंट्री को मार्क देते हैं और उस पर रिपोर्ट कार्ड बनता है। उस रिपोर्ट कार्ड को हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि HDR। तो अभी हम देखेंगे कि और पर कैपिटा इनकम को छोड़ के और किन किन बेसिस पे वो कंपेयर करता है कंट्रीज़ को। सबसे पहले IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब आपको पता ही है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी, उसके बाद जो बहुत छोटे बच्चे जिसमें होता है उनको हम इन्फेंट कहते हैं। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ये इन कीवर्ड्स को फोकस करिए। 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में, सिंपल भाषा में सुनिए तो एक एरिया में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उन 1000 बच्चों के मतलब एक साल जीने से पहले ही कितने बच्चे मर गए। यानी कि एक एरिया में अगर आज 1000 बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे एक साल जीने से पहले ही उन 1000 में से कितने बच्चे मर गए या उनकी डेथ हो गई, कहीं उनकी मतलब कितने बच्चों की डेथ हो गई, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है, जितने कम बच्चों की डेथ हो उतना अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल लें, एक एरिया में 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से नेक्स्ट एक साल कंप्लीट होने से पहले ही 10 बच्चे मर गए, ठीक है। तो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगी 10 उस एरिया की, कि 1000 बच्चों के प्रपोर्शन में कितने बच्चे एक साल कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जितना कम हो कंट्री के लिए उतना अच्छा होता है, उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं HDR में, ठीक है। अभी और ये पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, ये पूरे वर्ल्ड का नहीं दिखाया जाता। तो आप इसको पर्टिकुलर एरिया कुछ की टर्म्स पता है, 1 ईयर, ये 1000 लाइव चिल्ड्रन और पर्टिकुलर एरिया, इन कीवर्ड्स को फोकस करिएगा। अब बात करें लिटरेसी रेट क्या होती है। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 साल यानी कि 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा, ठीक है, 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा बड़े लोग में कितने लोग लिटरेट हैं एक एरिया में, एक कंट्री में, वो उस कंट्री के लिटरेसी रेट होता है। इंडिया में अगर हम लिटरेसी रेट निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन कितनी है, 7 साल से ज़्यादा बड़े लोग कितने हैं, 7 साल या उससे बड़े लोग कितने हैं, फिर हम देखेंगे उनमें से लिटरेट कितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 7 साल या उससे ज़्यादा बड़े लोग कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो उस जगह का लिटरेसी रेट होता है। ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, जिससे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड दिखती है। और जो फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, जैसे अगर कोई बच्चा किसी घर पैदा होता है तो वो क्या कहते हैं कि मेरा बेटा तो 100 साल जिएगा, तो अब वो 100 साल वैसे जीता तो नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेंसी हम ऐसे मतलब गैस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ों को देख के हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आदमी कितना जी सकता है। कि जैसे इंडिया में अगर हम एक बच्चा पैदा होता है वहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखें और हम बातें करें तो हम कहेंगे ये आदमी ये मतलब जो भी बच्चा है ये 65 ईयर्स तक जिएगा, ये एक्सपेक्टेड होता है एवरेज। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट बर्थ, जब वो पैदा होता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ है, कितना जिएगा, उतना हम गेस कर सकते हैं उस जगह की बाकी फैसिलिटीज़ को देख के। वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, देखिए हम उसकी लाइफ कितनी एक्सपेक्ट करें कि कितना वो जी सकता है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। एक एरिया में, एक जगह में 14 और 15, सिर्फ 14 और 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, टोटल बच्चों के प्रपोर्शन में यानी टोटल बच्चों के कंपैरिजन में कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं।
रेगुलर स्कूल अटेंड कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें यूपी में अगर हम लें कि 14-15 साल के 2 करोड़ बच्चे हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो उन 2 करोड़ में से अगर 1 ही करोड़ जा रहे हैं स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 1:2 का रेशियो हो गया। तो ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, कि टोटल 14 और 15 साल के बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसी एरिया में, वो वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। तो जितने ज़्यादा होगा ये उतना अच्छा होगा, जितने ज़्यादा बच्चे अटेंड करेंगे स्कूल उतना ज़्यादा वो जगह डेवलप्ड होगी। तो इसलिए ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। अब BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स बताता है कि आदमी कुपोषित है या ज़्यादा खाते पीते घर का है। इंग्लिश में बोलें तो इट फाइंड्स इफ एन एडल्ट इज़ अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। वो ज़्यादा खाता पीता है या मतलब बहुत कम ओवरवेट यानी कि बहुत ज़्यादा वेट हो गया उसका, ज़्यादा खा पी रहा है, या अंडर नरिश या कुपोषित है, उसको खाना मिल नहीं रहा है, न्यूट्रिशंस मिल नहीं रहे हैं उसको ठीक से। अब ये निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का सिंपल फंडा है, वेट जो हम हमेशा केजी में लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट है, और हाइट हमेशा हम मीटर में लेते हैं। हाइट का स्क्वायर, मेरा मान लीजिए एक आदमी का वेट है 30 kg, तो उसको हम 30 लिखेंगे, और उसकी हाइट है 5 फुट, तो 5 फुट को हम इसमें मीटर में पहले लेंगे। मीटर में जो भी आएगा इमेजिन कर लेते हैं हम उसकी 2 मीटर नहीं कह सकते, हम एक मीटर उसकी हाइट ले लेते हैं, और 1 मीटर शायद बहुत कम हो गया, चलिए 2 मीटर ले लेते हैं। 2 मीटर तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, 2 मीटर का स्क्वायर, तो 30/4 आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, हाइट जो हम वेट पहले हम ऊपर वेट लेते हैं, सॉरी वेट केजी में अपॉन हाइट का स्क्वायर, ये हमें बताता है कि कैसे निकालना है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो उस इंसान की बॉडी मास इंडेक्स होगा, यानी कि वो वैल्यू बताएगी कि वो आदमी ज़्यादा ओवरवेट है या अंडर नरिश्ड है या फिर वो नॉर्मल है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। अब हम देखते हैं इफ़ BMI इज़ लेस देन 18.5, इस पर फोकस करिए। अगर BMI 18.5 से कम है तो जो आदमी है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि वो कुपोषित है। अगर BMI 18.5 से लेके 25 के बीच में है तो वो आदमी नॉर्मल है, और अगर BMI 25 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि 18.5 अंडर नरिश्ड, 18.5 टू 25 इज़ नॉर्मल, ठीक है। और 25 से अगर ज़्यादा है 25 से तो वो ओवरवेट, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कंट्रीज दैट आर रिच बट हैव बैड एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस एंड वेरी लेस फ्रीडम आर नॉट कंसिडर्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ अमीर हैं, रिच हैं, पर उनकी हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस और मतलब बहुत कम वहाँ पे लोगों को फ्रीडम है, तो वो कंट्रीज़ डेवलप नहीं होंगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो HDI है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को देखता है, तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा होने से वो डेवलप नहीं होगी, वो बाकी सारे क्राइटेरियाज़ में वो पीछे हैं। तो अगर हम देखें उनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, वो पैसों से हेल्थ फैसिलिटीज़ तो जब तक वहाँ पे होंगी नहीं, अपना इलाज कैसे कराएंगी? तो उसके लिए अगर वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है तो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ओके। और इंडिया की HDI रैंक मैंने भी बताया, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहाँ पर रैंकिंग करते हैं। HDI रैंक इंडिया की 130 है, इसको याद कर लीजिएगा, और श्रीलंका की 76। श्रीलंका का एक रीज़न है, श्रीलंका में पॉपुलेशन कम है, तो इस वजह से वहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। जैसे उसकी रैंक 76 और इंडिया की 130। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट हमारे मतलब बहुत, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग फैले हुए हैं, इस वजह से ऐसा इंडिया में हो रहा है। तो अभी हम, हाँ, अब मैं दी रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट केरला एंड अदर स्टेट्स इन NCERT टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में केरला, उसके बाद हरियाणा जैसे हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के बारे में, कुछ स्टेट्स के बारे में टेबल दिया हुआ है, उनके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, केरला के बारे में स्पेसिफिकली, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रीड ज़रूर करना है NCERT से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रीडिंग और ये वीडियो, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, और जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए, या फिर लिख लीजिए, या तो समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब आगे बात करें आज का लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इन अ मैनर दैट वी हैव रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ये क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन अ मैनर दैट वी सेव रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड इट ऑल्सो मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम। अब एक ऐसे तरीके से डेवलपमेंट करना कि हम जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम या बाकी जितनी भी चीज़ें हम रिसोर्सेज को जो भी यूज़ कर रहे हैं, पानी को, तो इन सबको हम ऐसे यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहें, उनके लिए ख़त्म ना हो जाए, कि फ्यूचर जनरेशन हमारा आए ना, वो मरी जाए बिना रिसोर्सेज के। तो मतलब उनके लिए भी रिसोर्सेज बची होनी चाहिए, हमें अपनी भी जो नीड्स हैं उनको भी दबाना नहीं है, वो भी पूरी हों। तो सस्टेन करके, यानी कि बैलेंस करके, मेंटेन करके कैसे डेवलपमेंट करना है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हमारा भी काम हो जाए और फ्यूचर में जो आ रहे हैं उनके लिए भी बचा रहे। तो डेवलपमेंट इन अ मैनर दैट वी सेव रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हैं, एंड इट ऑल्सो मीट्स द रिक्वायरमेंट, सिंपल भाषा में लिखें तो इट ऑल्सो फुलफिल आर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो हमारी जो भी नीड है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको भी पूरा करे। मतलब ऐसे यूज़ करना है कि उनके लिए भी बचे और हमारे लिए, हमारा भी काम पूरा हो जाए। अब उसी में एक टॉपिक आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल जैसे नाम बताता है, न्यू एबल यानी कि नया वापस बनने की उसमें एबिलिटी है। तो न्यू एबल यानी कि दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, जो नेचर अपने आप ही वापस बना दे। जैसे सनलाइट, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होती है, सनलाइट आती है, वो आती रहती है, सन से आ रही है सनलाइट ना, तो वो मतलब ख़त्म नहीं हो रही है, रिन्यू हो रही है, यानी कि बनती रह रही है, बनती रह रही है। वो भी नेचर की बात, नेचर अपने आप उसको बना रहा है। दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, एग्जाम्पल सनलाइट, विंड एक्सेक्ट्रा। ये तो सिंपल है, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होती है, जो रिप्लेनिश नहीं होती। रिप्लेनिश मतलब क्या होता है? मतलब वापस बन जाए। दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, जो नेचर वापस बना दे। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, ये तो ठीक उसका उल्टा होगा, दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट। जब वो बनी नहीं रही दोबारा तो एक लिमिटेड अमाउंट भी होंगी, यानी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे पेट्रोल और कोल, कोल हमारा 200 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा और पेट्रोल हमारा 50 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोल और पेट्रोल हमारा एग्जाम्पल होगा नॉन रिन्यूएबल का। जितना नोट्स दिए हैं मैंने वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूरे चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। सो यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट करिए, और नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए वो सभी कमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो भी आपको डाउट्स हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और नोट्स को ज़रूर एक्सेस करिए, नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनसे पढ़ेंगे एक ही बार में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो दिस इज़ आर्यन साइनिंग आउट।